यहाँ पे हम लोगों ने जो लाइट आगे बढ़े, जो लाइट यहाँ पे लाइट जनरेट हो रही है वो कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन वेव है? दो वेव है, एक इलेक्ट्रिक वेव और एक मैग्नेटिक वेव। और दोनों कैसे चलेंगी? 90 डिग्री पे। और अगर दो वेव 90 डिग्री पे है तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। तो अब यहाँ पे जब मैंने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये वेव ट्रांसवर्स वेव है। अब बच्चों ये ट्रांसवर्स वेव में दो वेव है, एक इलेक्ट्रिक वेव है, दूसरा मैग्नेटिक वेव है। और उसको हमें शुरू में तो नहीं पता था कि दो वेव है, तो उसको हमें अलग करना था। तो अलग करने के लिए फिर कुछ लोगों ने टेक्निक यूज़ किया। तो बस यहाँ पे आपका टॉपिक यही है कि हाउ कैन यू सेपरेट दीज टू वेव, हाउ कैन यू पोलराइज। आप कैसे एक साथ चलने वाले दो वेव को अलग कर पाएंगे। बस आपका इतना ही काम है कि जो एक साथ है उसको हम क्या करें? अलग कर दें। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक साथ है और मैंने एक को भड़का दिया दूसरे के अगेंस्ट, तो मैंने क्या कर दिया? एक को अपने डायरेक्शन में ला दिया। तो जब हमने अपने डायरेक्शन में ला दिया एक को, और दूसरे वाले से मेरी दुश्मनी है और जिसके साथ वो था एक को मैंने अपने डायरेक्शन में कर लिया, तो मैंने पोलराइज कर दिया ना। अब इसके बाद फिर क्या हुआ? दोनों अलग हो गए। बस दोनों अलग कर दिया, मैं खुश हो गया कि देखो ये दो अलग अलग हो गए। तो यही यहाँ करना है कि जो साथ में थे उनको अलग करना है। अब अलग करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे, कौन सा नियम यूज़ करेंगे, यही जान लीजिए तो चैप्टर ख़त्म हो गया। और यहाँ करने क्या है? तो यहाँ फिजिक्स का काम ही है उल्टा पुल्टा काम करो। अब बच्चों जो लाइट जा रही है अभी, वो लाइट जैसे मान लीजिए कि ये कोई सोर्स है, तो जब यहाँ पे लाइट वेव जनरेट होगी तो ये सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है और मैग्नेटिक वेक्टर है, मैंने तो अभी आपको केवल दो एक्सिस दिखाया था, एक वाई दिखाया था और एक जेड दिखाया था। ऐसा नहीं है, वो सभी तरफ होती है, 90 डिग्री पे होंगी और इस तरह से लाइट सभी तरफ चलती है। अब मैं यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं बोल रहा हूँ, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ। अब ये लाइट चारों तरफ चलती है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम अपने को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, सिंपल करके समझाने के लिए केवल दो ही कंपोनेंट पढ़ते हैं, दो ही तरह की बात करते हैं। वो एक बात ये हुआ कि जब ये लाइट प्रोपगेट हुई, लाइट जब चलने लगी इधर की तरफ, तो ये बोला गया कि भाई ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है? पॉइंटिंग वेक्टर। आपको पॉइंटिंग वेक्टर ये भी पढ़ाया है। तो बच्चों पॉइंटिंग वेक्टर अगर हम लोग लिखें तो इसे हम यस से अगर आज लिखें तो यस बराबर क्या होगा? ई क्रॉस एच या ई क्रॉस बी। ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एच माने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बी मैग्नेटिक फील्ड होता है और एच बराबर बी बाई म्यू नॉट, वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। आपको याद है, बताया था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या मिल जाता है? पॉइंटिंग वेक्टर। और ये भी इंटेंसिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इंटेंसिटी के बराबर। इसकी भी यूनिट क्या होती है? वाट पर मीटर स्क्वायर। तो पॉइंटिंग वेक्टर की यूनिट क्या है? वाट पर मीटर स्क्वायर। उसको लिख लो उसी के लेफ्ट राइट में कहीं, वाट पर मीटर स्क्वायर पॉइंटिंग वेक्टर। तो ई और एच से ये भी एक रिजल्ट आता है, वो है पॉइंटिंग वेक्टर। आप चलिए जो मैं बात कर रहा था उसको सुनते चलिए। तो बच्चों एक तो ये मैंने डॉट से दिखाया और एक को मैंने ऐसे दिखाया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक वेक्टर है और एक मैग्नेटिक वेक्टर है।
हम किसी पे कोई नाम नहीं लिखेंगे, बस आप ये समझ लो कि अब यहाँ पे दो वेव है, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। ये जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, ये क्या दिखाया है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो दूसरा ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो मतलब ये कंपोनेंट दो हो गए ना, एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा, तो दो कंपोनेंट हो गए। अब हमें इन दोनों को सेपरेट करना है, इसी दोनों को, जो दोनों एक साथ मिल के जा रहे हैं, उसको हमें अलग करना है। इसको हम लोग कहते हैं यूपीएल। यूपीएल माने अनपोलराइज्ड लाइट, और इसकी जो इंटेंसिटी है सब मिला के, दोनों को मिलाकर इंटेंसिटी क्या है? आई नॉट। इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। अब बच्चों इसको सेपरेट करने के लिए हमें ग्लास लेना है, और वो ग्लास लेना है जो हाई प्रेशर पर बहुत दिनों तक पड़ा हो। कौन सा ग्लास? जो हाई प्रेशर पे बहुत समय से रखा हो। जैसे अगर हमें समझना हो कि कौन अच्छा है कौन खराब है, बिना किसी इंटरव्यू लिए उसके चाल ढाल, वेशभूषा, रूप रंग से पहचानना हो, तो उसके लिए हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जिसका जीवन बहुत ज़्यादा तपस्वी का जीवन हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो। वो तुरंत पहचान जाएगा कि अच्छा है कि अच्छा नहीं है। तो हमें ऐसे ही सारे ग्लास नहीं पहचान पाएंगे। हमें कौन सा ग्लास लेना है? जो हाई प्रेशर पे हो, जिसका एक्सिस एक डायरेक्शन में हो गया हो, एक डायरेक्शन में हो गया हो। जैसे अगर आपको एक ही काम करना शुरू कर दीजिए, एक ही काम करना शुरू कर दीजिए और उसमें इंटरेस्ट एक्चुअल में आ जाए, तो आपको कोई बोले कि चलो घूमने चलना है, आपको अगर घुमाने ले जाए तो आप रोने लगेंगे, दुखी हो जाएंगे कि मेरे को नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। फिर आप उस प्लेस को कहीं नहीं छोड़ पाएंगे, कभी नहीं छोड़ पाएंगे। कहीं न जाने का मन करेगा, ना किसी से मिलने का मन करेगा। आपको उसी में आनंद आएगा जिस काम को आप मन से कर रहे हो। इसलिए जो डॉक्टर होते हैं 24 घंटे लगे होते हैं, उनको कभी दुख नहीं होता, कभी थकान नहीं लगता। और सामान्य आदमी बोलता 4 दिन नौकरी कर लिए, बोलता मन करता घूमने का, क्योंकि वो ऐसा नालायक है कि उसका किसी में मन नहीं लगता, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, इसलिए उसका मन करता है घूमने का। ना करते ना लोग, चलो घूमने आउटिंग हो जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा इनिंग में कोई मन ही नहीं लगता तो आउटिंग ही ढूंढेगा। तो यही है। तो मैंने कौन सा लेंस लिया, कौन सा ग्लास लिया? पोलराइडर, जो ऑलरेडी एक डायरेक्शन में हो चुका है, और पोलराइडर ही पोलराइज करा सकता है, और जो पोलराइडर नहीं वो कभी पोलराइज नहीं करा सकता है। आपको टॉप रैंक वही ला सकता है जो उसी तरह से तप रहा होगा। टीचर वही आपके लिए रैंक 1 ला सकता है, और जो टीचर मौज मस्ती करके घूम रहा होगा ना, तो आपको कभी रैंक 1 की तरफ ले ही नहीं जा सकता। वो आपको बर्बाद करेगा, आपको सुनाएगा, चुटकुला सुनाएगा, आपको इधर उधर की बात सुनाएगा, ऐसा वैसा बोलेगा कि जो आप पढ़ रहे वो भी चौपट हो जाएगा। ले जैसे नालायक थे बना दिए। तो यहाँ पे हमें किसको यूज करना है? पोलराइडर को। ये मैंने पोलराइडर ले आया। अब ये पोलराइडर है, हाई प्रेशर पे शीशा रखा था, और इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस है। तो बच्चों इसका एक्सिस मैंने ऐसे दिखाया। इस पोलराइडर को हम कहेंगे P1। P1 माने पोलराइडर, पोलराइडर। ये जब मैंने इसको रखा तो इसने एक वेव को जाने देगा और एक वेव को रोक लेगा। तो इसको तो जाने देगा, इसके पैरेलल है, और इस वाले को जो डॉट वाला है इसको रोक लेगा। अब बच्चों यहाँ से जब लाइट निकली तो इंटेंसिटी बदल कर I0/2 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की होगी। अभी आपने पढ़ा था, मैंने मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक बदल दिया था, बराबर आ गया था ना। इस साल JEE मेंस में यही सवाल भी दिया था, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है? दोनों का बराबर है, अलग अलग नहीं होता है, बराबर होता है। तो इंटेंसिटी आधी हो गई, I0/2 हो गई। अब बच्चों जब I0/2 हो गई तो अब इसमें जो वेव बाहर आई वो वाली वेव ये हो गई। इस वेव को
हमने I1 बराबर I0/2 लिखा है। इसको मैंने इंटेंसिटी I1 लिखा है। देखो ये हमारा अपना नोटेशन है, किताब का कुछ और होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें जो सिंपल लग रहा है वो लिख रहा हूँ। पहले पोलराइडर की इंटेंसिटी I1 है, ठीक है, 1 है, P1 से I1 है, ऐसे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली लाइट तो बाहर आ गई, इंटेंसिटी आधी हो गई, मैं समझ गया कि एक वेव रुक गया क्योंकि इंटेंसिटी कम हो गई। इसके बाद बच्चों फिर गया दूसरा पोलराइडर ले आया। अब मैं दूसरा पोलराइडर ले आया, ये दूसरा पोलराइडर है, ये इसका एम्पलीट्यूड A है, एम्पलीट्यूड A है या A0 कह सकते हैं आप। एम्पलीट्यूड में तो कोई कमी नहीं आई, इलेक्ट्रिक वेक्टर है तो E0 आएगा, मैग्नेटिक वेक्टर है तो B0 आएगा। इंटेंसिटी घट गई, एक वेव का अपना एम्पलीट्यूड जो है वो रहेगा, तो मैंने A0 लिखा। इसके बाद बच्चों ये जो पोलराइडर है ना, इसका एक्सिस मैंने ऐसे लगाया, थोड़ा सा घुमा दिया, इसकी एक्सिस ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया। कितना घुमा दिया, घुमा दिया तो कितना घुमा दिया, ये वाला पेन लाओ, इधर वाला। अब देखो इसकी एक्सिस पहले ऐसे थी, पहले वाले की, और अभी वाले की एक्सिस ये हो गई, तो मैंने कितना घुमा दिया, थीटा। बच्चों थीटा किसके बीच का एंगल होता है, एंगल बिटवीन एक्सिस। पोलराइडर के बीच के एंगल का मतलब है कि पोलराइडर के एक्सिस के बीच का एंगल है, ये थीटा है। अब ये पोलराइडर P2 है, इसको P2 बोलेंगे। अब यहाँ से जो वेव निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। अब कितना हो जाएगा, देखो ये वेव यहाँ तक तो आया, यहाँ तक तो आया A0, लेकिन जब इसके आगे चलेगा तो ये पूरा एम्पलीट्यूड नहीं जा पाएगा। इस A0 का यहाँ पे ऊपर ये पेन का कलर A0 ये है, A0 और एंगल कितना है, थीटा। तो बच्चों जब यहाँ से आगे चलेगा ना ये, तो ये वेव ऐसे हो जाएगा और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा, A0 cos थीटा। तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट जाएगा। एम्पलीट्यूड तो डिस्प्लेसमेंट है ना, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर रिजॉल्व हो जाता है। तो अब ये A0 cos थीटा हो गया। अब ये जो वेव जाने लगी पोलराइडर P2 के बाद, उसकी इंटेंसिटी बदल गई, इंटेंसिटी I2 हो गई। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A², पढ़ा है वेव मैकेनिक्स में। तो I2 प्रोपोर्शनल टू A0² cos² थीटा हुआ। I2 बराबर के A0² cos² थीटा हुआ। अब I2 बराबर के A0² माने I1 हुआ cos² थीटा हुआ। तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, I1 cos² थीटा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मैलस। कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ मैलस। देखो एक लॉ खत्म हो गया, लॉ ऑफ मैलस, यही लॉ ऑफ मैलस बोला जाता है, ये लॉ ऑफ मैलस है, लॉ ऑफ मैलस, मैलस लॉ। कि पोलराइडर से जब लाइट बाहर आएगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसको मैलस लॉ में पढ़ते हैं। समझ गए बात। तो ये इंटेंसिटी हो गया I2 बराबर I1 cos² थीटा। अगर बच्चों थीटा का मान, अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 कर दें, इफ थीटा इक्वल टू 90, मतलब पोलराइडर P1 और पोलराइडर P2 क्या हो जाएं, 90 डिग्री पर। P1 P2 माने पोलराइडर है, लिखा है ना P1 P2, एक्सिस 90 डिग्री पे हो जाए। तो अगर एक्सिस 90 डिग्री पे हो जाए तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो I2 आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब
पूरी लाइट को आपने क्या किया, रोक लिया। तो हम लाइट को पूरा रोक सकते हैं। समझ गए क्या बोला, क्या बताया बताओ। जब आप डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, तो शीशे को लगवाना खिड़की में, उसके आगे कर्टेन नहीं लगवाना, कपड़ा का पर्दा, ये बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई है। अब शीशा कैसे लगवाना, पोलराइडर लगवाना। एक शीशा ऐसे लगवाना जिसकी एक्सिस इधर हो, और उसके बगल में दूसरा स्लाइडर शीशा लगवाना जो स्लाइड करे यहाँ से वहाँ तक, उसका एक्सिस ऐसे हो। समझ गए। अब जब इसको ऐसे पार करा दोगे तो पूरा अंधेरा हो जाएगा कि नहीं। हाँ, कपड़े का पर्दा है तो इधर उधर उड़ेगा तो लोग देख लेगा कि अंदर कौन बैठा है। और अगर ये वाला आपने ऐसे बंद कर दिया तो आँख फाड़ फाड़ के देखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा, और बाहर से एक भी वेव नहीं आएगा, गर्मी का नामो निशान नहीं होगा। उस खिड़की से हवा, गर्मी, टेम्परेचर कुछ नहीं आएगा, और देखने में भी अच्छा लगेगा। शीशा है, आर पार है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। तो ये पोलराइडर का शीशा लगवा के अपना अपना हॉस्पिटल और इंजीनियरिंग चैम्बर बनवाइएगा। इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। जब पढ़ोगे तभी तो पोलराइडर खरीद पाओगे। अब सामान्य इंसान खरीद पाएगा। हाँ, 2 लाख का पोलराइडर आता है, तो 4 शीशा है तो 8 लाख तो लग गया। वैसे लगवाना। तो चलिए, आपको मैंने बताया I2 का मान 0 हो सकता है। कैसे 0 हुआ समझ आया। तो बच्चों यही है लॉ ऑफ माइनस। अब इसमें क्या बताएं, सब खत्म तो हो गया। हाँ बोलो। इसलिए कि चारों तरफ हम एक साथ नहीं समझ पाएंगे ना, तो जो समझ पाएंगे वही तो देखेंगे। इसीलिए दिखा जाए। इस 2D में 4D बना पाएंगे। हाँ, वैल्यू वही आता है, तो इतने को ही देख के हम समझ लेते हैं। ठीक है। इसमें दिखाया है कि एक प्लेन के पैरेलल है, एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यही दिखाया गया है कि एक प्लेन के पैरेलल है, तो जितने प्लेन के पैरेलल है वो एक तरफ हो गए, जितने प्लेन के परपेंडिकुलर। किसी वेक्टर को कितने भाग में बांटते हैं, 2, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो सारे हॉरिजॉन्टल को एक तरफ ले लिया, सारे वर्टिकल की तरफ ले लिया। हाँ, ऐसे लिखा है। आगे बढ़ो बच्चों। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूँ। इसका सवाल दे रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं। अब सीधे सवाल लेना आपको। एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, हटा दिया। एग्जाम्पल क्या है। एक पोलराइडर यहाँ पे है, एक पोलराइडर यहाँ पे है, एक पोलराइडर यहाँ पे है, यहाँ पे, और एक पोलराइडर बीच में है। ये भी एक पोलराइडर है, 3 पोलराइडर है। ये लाइट आ रही है, आगे बढ़ रही है। इसमें इसकी एक्सिस ये है, इसका एक्सिस ये है, इसका एक्सिस ये है। ऐसे दिखाया जा रहा है। इसके एक्सिस इधर है, इसके एक्सिस इधर है। यहाँ पे जो लाइट बच्चों आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट है, यूपीएल। ये कौन सा है, यूपीएल। जब यहाँ से पास करेगी तो ये लाइट ऐसा हो जाएगा, इसको कहेंगे पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। फिर ये भी पीपीएल है, ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। आगे भी सब पीपीएल ही रहेगा, आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब देखो, जब यहाँ से ये लाइट जा रही है, ये वाली, अब इतनी इंटेंसिटी इसकी कम हो गई है। अब इसकी इंटेंसिटी हो गई बच्चों I0/16। यहाँ पे कितनी थी, I0 थी। यहाँ पे कितनी हो गई, I0/16 हो गई। तो सवाल है कि इस एंगल थीटा का मान क्या होगा। निकालो एंगल थीटा की वैल्यू। यही सवाल आता है पेपर में।
एक ही सवाल आता है देश में यही, दूसरा सवाल आज तक कोई बनाया नहीं और न बनेगा, आएगा तो यही आएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा। तो ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स के सवाल इसलिए आसान होते हैं ना, जो बोला जाएगा उतना ही आएगा। आप जितनी बार पेपर में सॉल्व करेंगे अनसॉल्व, आप देखोगे सब वर्ड टू वर्ड मैच करेगा, कहीं कुछ लेफ़्ट राइट नहीं होगा, तो नंबर बढ़ाया जा सकता है आसानी से। यहाँ पे आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने पहले नहीं सिखाया था जब सिखाना चाहिए था, इसलिए टाइम ख़राब हो गया। देखिए रीजनिंग अच्छी है ना, बच्चे अच्छे अच्छे सवाल, देखो इन्होंने अच्छे सवाल पूछा, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है उसमें भी लॉजिक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो हम लोग अपने काम तक ही फोकस कर रहे हैं। वो सब 11th-12th में रहते हैं तो एक्सप्लेन किया जाता है, बड़े बड़े क्लास होते हैं, रोज़ होता है, यहाँ का 4 गुना टाइम मिलता है। हमें टाइम ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जल्दी बताना है, ये बात सोच लो। सवाल लिखिए, फटाफट आगे बढ़ते रहिए। कितना एंगल थीटा आया बच्चों, किसी का आया? हाँ बोलो। 15 डिग्री। देखो इनका आंसर सही होगा, और अगर सही होगा तो फिर चलो सब लोग चेक कर लेते हैं। अब हम सवाल के डायरेक्शन में अपने आप को ले चले। बच्चा लोग 15 डिग्री है कि 45 डिग्री है? 45 डिग्री भी बताया जा रहा। आगे देखिए मैं लगाता हूँ, सभी लोग ध्यान से समझना है, क्योंकि एक ही सवाल लिखा जाएगा, अगला सवाल अगले बात हो जाएगा। देखो यहाँ पे इंटेंसिटी हो गया I1 बराबर I0/2 हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब एक्सिस ये है पोलराइडर P2, ये है पोलराइडर P1, और इसके बीच का एंगल में आता है लॉ ऑफ मेलस। लॉ ऑफ मेलस जो काम करता है दोनों एक्सिस के बीच के एंगल के लिए काम करता है। अगर ये एंगल को हमने लिख दिया φ1, तो φ1 बराबर यहाँ पे है 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे इंटेंसिटी I1 है, और जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो इंटेंसिटी I2 होगा, और पढ़ा है I2 बराबर I1 cos स्क्वायर φ1, क्योंकि एंगल दोनों एक्सिस के बीच का लेना है। अब आपने लिखा I2 बराबर I1 की वैल्यू लिख सकते हैं आप I0/2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, एक इक्वेशन हो गया। आगे फिर बढ़ते हैं बच्चा लोग, ध्यान दीजिए, पहले इधर सवाल पे कंसंट्रेट रहा करो, इधर उधर काम मत किया करो। इसका एक्सिस इधर है, ये तीसरा वाला पोलराइडर है, ये तीसरा वाला है, और दूसरा वाला जो पोलराइडर है वो ये एक्सिस था, ये वाला P2। ये P2 है, ये P3 है, और इन दोनों के बीच का एंगल हमें कितना दिया है, पेपर में ही दिया है थीटा। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगा वो I3 होगा, और बीच का एंगल थीटा है, तो बच्चों आप लिखेंगे I3 बराबर I2 cos स्क्वायर थीटा। सही है, वहाँ पे तो थीटा वही है दोनों एक्सिस के बीच जो दिया है। अब ये I3 बराबर मैंने लिखा है I2 cos स्क्वायर थीटा, वहाँ जगह नहीं, इधर बैक कर रहा हूँ, आंसर लाने जा रहा हूँ। तो आपने लिखा I3 बराबर I2 cos स्क्वायर थीटा। I3 बराबर I2 का मान I0/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। सही है। अब बच्चों देखते रहना, मैं कैलकुलेशन ले रहा हूँ, आगे झटपट आप रुक के कैलकुलेशन मेरा देख के तब लिखे, अब लिखे ना। I3 का मान क्या है, I0/16, I0/2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 4/4। कोई कन्फ्यूजन?
फ़ायदा क्या फ़ायदा है? अब देखो ये 4 2 जा 8, आई नॉट कट के 1/2 हो गया, और ये 4 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा का स्क्वायर हो गया। अब आपको मिला साइन 2 थीटा बराबर 1/√2 आया, और 1/√2 सारा देश जानता है, आप जरूर जानते होंगे, साइन 45 आया। अब इसके बाद बच्चा लोग 2 थीटा का मान 45 डिग्री आया, तो थीटा का मान 22.5 डिग्री अपना आंसर आया। समझ आया कैसे लगा? ऐसे लगाना, सवाल पेपर में आ रहा है, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो यही सब आता है। लॉ ऑफ मैलस। अब आप हमें ये बताओ बच्चों, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे? तरीका समझ आ गया? आगे बढ़ें अब देखिए, दिमाग में बात ये चल रही है कि हम पोलराइजेशन कैसे करेंगे। बस इतना ही टारगेट है हमारा कि हम लाइट को दो भागों में अलग अलग कैसे दिखाएं, वही तरीका हमें ढूंढना है। उसी बात का चैप्टर चल रहा है। तो अभी एक तो मैंने बोला कि पोलराइडर घुमाने से इंटेंसिटी कैसे बदलता है। पहला सवाल ये चल रहा था कि व्हेन यू रोटेट द पोलराइडर देन इंटेंसिटी विल बी चेंज बाई cos स्क्वायर थीटा। क्या सुना? व्हेन वी टर्न पोलराइडर बाय एंगल थीटा देन इंटेंसिटी विल बी चेंज बाय cos स्क्वायर थीटा। यही आया ना? और थीटा एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ टू पोलराइडर। ये थ्योरेटिकल आइडिया हमारे दिमाग में आ गया। अब मैं चलता हूँ आगे, हटाऊँ इसे। अब आप बच्चों लिखेंगे पोलराइजेशन बाई रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो इसमें बहुत तरह से लोगों ने काम किया है, बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन जो फाइनली हमारे सिलेबस में रखा गया, सारी बात नहीं रखी गई है। सीरीज लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। हमारे जो सिलेबस में रखा गया है वो एक ही लिखा गया है, और वो है ब्रूस्टर्स लॉ। क्या लिखा है? ब्रूस्टर्स लॉ। तो उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, और इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लेना ब्रूस्टर्स लॉ। इसको जिसने काम किया उसका नाम था ब्रूस्टर्स लॉ, यही उसका नाम था। इसी को बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। जैसे TIR हुआ उसी तरह से इन्होंने भी कुछ काम कर रहे थे, और ये फिलॉसफिकली बहुत स्ट्रांग इंसान थे। इनको हर चीज़ नेचर से रिलेट करने की आदत थी। इन्होंने सोचा कि जैसे कोई इंसान ही है, हमारे से कुछ कह रहा है, तो उसके बोलने के तरीके से, उसके रहने के तरीके से हमारे मन में कभी आता है कि इसको भगा दूं, कभी मन में आता है कि इससे बात ना करूं, कभी मन में आता है कि ऐसे ही आंसर दे दो, और कभी मन में आता है कि हम अपना जो भी कुछ है सब दे दें। तो तरीके से ही तो आता है ना, सब कुछ दे दिया। एक टीचर के बहुत सारे शिष्य होते हैं, लेकिन एक को सब कुछ दे देता है, अपने बाद उसको नंबर रख देता है, बाकी को छोड़ देता है। कुछ तो अंतर रहता होगा। तो ऐसे ही ये भी सोच रहे थे कि रे मटेरियल के ऊपर आएगा और अलग अलग एंगल पे आएगा तो अलग अलग घटना होगी। तो उन्होंने क्या किया कि जो आने वाली रे थी उसका वो बार बार एंगल बदलते थे, एंगल लगातार वो बदल रहे थे। अब इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। कोई ये ग्लास प्लेट है, मतलब जिसमें लाइट जाए और लाइट का पाथ बदल जाए, ऐसा मीडियम लेना था, ले लिया लाइट।
इसके बाद इन्होंने लगातार एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अनपोलराइज्ड लाइट है ये वाला, इसका ये जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है और ये इसके ऊपर आ रहा है। बार बार ये एंगल ये बदल रहे थे। एक ऐसा एंगल आया कि उस एंगल पर ये जो लाइट है बच्चों, ये दो पार्ट में टूट गया, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। मतलब ऐसा एंगल आया कि उस एंगल पर अभी जब हम लाइट को पास कराते थे रिफ्रैक्शन में तो एक ही तो दिखाते थे, अब यहाँ पर उन्होंने देखा कि दो तरफ लाइट चली गई, उधर भी लाइट दिखने लगी, इधर भी लाइट दिखने लगी। एक कंपोनेंट इधर चला गया, वही एक कंपोनेंट ले लिया, मान लीजिए कि एक कंपोनेंट इधर चला गया और एक कंपोनेंट इधर चला गया, और ला को ओबे भी किया। ये वाला जितना एंगल ये था उतना ये भी है, और ये वाला रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया, ये वाला आईपी हो गया, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया। इसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री था, तो जब टूटा तो कितने भागों में टूटा, 90 डिग्री पर। इससे पता चला कि दोनों वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पे रहते हैं। इससे ये पता चला कि जब भी हम दो वेक्टर लेंगे तो दोनों कैसे होंगे, 90 डिग्री पे, क्योंकि जिधर होंगे उधर ही भागे हैं, तो भाग गए ये सब। इसके बाद बच्चों अब इसमें हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे। 1 इंटू साइन आई पी बराबर म्यू इंटू साइन आर। अब थोड़ा सुनिए आप, ये एंगल थीटा है, और ये थीटा किसके बराबर है, आई पी, क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप यहाँ पे लिखोगे आई पी प्लस 90 प्लस आर बराबर 180। क्यों बच्चा लोग, नहीं समझ आया क्या? तो R बराबर आया 90 माइनस आई पी, तो R का मान हो गया 90 माइनस आई पी। अब मैंने लिखा साइन आई पी बराबर म्यू साइन 90 माइनस आई पी। साइन 90 माइनस आई पी बच्चों कास हो गया। अब आप लिखोगे साइन आई पी बराबर म्यू इंटू कास आई पी। अब साइन अपान कास टेन आई पी बराबर हो गया म्यू। एंगल ऑफ पोलराइजेशन हमें पता चला, आई पी बराबर क्या है, टेन इनवर्स म्यू। इसका मतलब किसी भी मटेरियल के ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट डाल दो इस एंगल पर, वो तुरंत क्या करेगा, लाइट को दो भागों में तोड़ देगा। तो आपने देख लिया कि लाइट दो भागों में बंटती है। इसके आगे अब किसी प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये है पोलराइजेशन एंगल का सवाल। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आपसे पूछेगा कि म्यू का मान इतना है तो पोलराइज्ड एंगल बताओ, तो निकल जाएगा। क्या करोगे, आई पी बराबर tan इनवर्स म्यू, म्यू का मान दे देगा। अब पोलराइजेशन एंगल पूछ लेगा। फॉर म्यू बराबर √3 फाइंड पोलराइजेशन एंगल। पोलराइजेशन एंगल बच्चों ये सवाल हो गया, 4 नंबर का पेपर में क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखेंगे, आ जाएगा ना? आप क्या लिखोगे, मेरे को फार्मूला बताओ, क्या लिखोगे? tan आई पी बराबर म्यू। अब इनवर्स नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। हाँ, वो तो थ्योरेटिकल लिखा है ना, आप न्यूमेरिकल में ये लिखो। अब आपने लिखा tan आई पी बराबर √3, व्हाट विल बी एंगल ऑफ द tan, 60 डिग्री। अब आपने लिखा tan आई पी बराबर tan 60। बच्चों कहीं कहीं पेपर में थीटा लिखा होता, थीटा पी, तो आई माने इंसिडेंस है, तो मैंने अपना नोटेशन यूज़ किया है। तो आई पी बराबर कितना आया, 60 डिग्री। सही है।